जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत कुछ दिन पहले हमारे बिहार में जो है कि क्लास 8 की जो परीक्षा होती है अब वो अब डायरेक्ट बोर्ड से होती है, क्योंकि उसका अब जो क्वेश्चन आता है वह बोर्ड से आता है, बिहार बोर्ड के विभाग से आता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस को हल नहीं किए थे। तो हम एक एज अ टीचर होते हुए आप सभी विद्यार्थियों का वो क्लास 8 का जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था मैथ का, वो क्वेश्चंस हम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए अच्छा से, और कॉन्सेप्ट जब अच्छा रहेगा तभी आप कोई सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें शायद जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। विद्यार्थी टोटल इसमें आपको 50 नंबर का क्वेश्चन है, और 50 का 50 आप तो लाइएगा क्या आप सही मायने में आपके मार्गदर्शक आपको सही मार्गदर्शन करते रहेंगे तब। आज के डेट में होता क्या है कि हर टीचर तो पढ़ा तो देते हैं लेकिन विद्यार्थी को सिखा नहीं पाते हैं, और जो टीचर विद्यार्थी को सिखा दिए समझिए विद्यार्थी उसका विद्यार्थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसकी सारी जानकारी उसको क्या है अवेलेबल आपके उसके पास है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि समय ज़्यादा न लेते हुए तो काम किया जाए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको करेंगे, और अभी चाहे जैसे बताया ऑन द बोर्ड बताए या कॉपी में बताया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको आइडिया पे जाके उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो हम बताएंगे। मेरा फेस टू फेस तो नहीं रहेगा, बैक टू फेस रहेगा। ठीक है, इसलिए तो हम सॉल्व करेंगे। एक है कि जो भी क्वेश्चन विद्यार्थी जिस किसी का विद्यार्थी के पास क्वेश्चन नहीं है वह कहीं से क्वेश्चन ऊपर कर लेंगे। हो सकता है इसमें क्वेश्चंस का लिखावट जो है कैमरा के माध्यम से सही ना है, होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कुछ इश्यू आता है, तो वो हो सकता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लीजिएगा, बस मेरा सोल्यूशन भी दिखा देगा, सोल्यूशन से आप सब यानी कि कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितने हो सके आप अपने दोस्तों में सर्किल में शेयर करने का प्रयास कीजिए सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, और अपने आइडिया को इस पहुंचाइए और मेरे बेहतरीन तरीके को दूसरों के पास पहुंचाइए ताकि वह भी हमसे सही समय पर और सही तरीके से जुड़ पाए। चलिए हम काम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना जिला पूर्णिया वार्षिक परीक्षा है। ठीक है, फुल मार्क्स कितना है 50 का है, और विषय क्या आपका गणित है। चलिए इसमें काम करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पर क्वेश्चन पे आपको जो है कि 1.25 मार्क्स अवेलेबल है। ठीक है, पर क्वेश्चन पे कितना मार्क्स अवेलेबल है 1.25 मार्क्स अवेलेबल है। आइए, और यहाँ क्वेश्चन है कि -2/7 का योग प्रतिलोम क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। -2/7, देखिए क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्व करेंगे कि -2/7 का योग प्रतिलोम बता रहे हैं। आप लोग को पता होगा योग प्रतिलोम जो होता है, योग प्रतिलोम जो होता है, योग प्रतिलोम योग प्रतिलोम आपका योग प्रतिलोम आपका जो होता है कि कोई संख्या अगर प्लस में हो तो उसका जो उल्टा होगा उसका उल्टा हो जाएगा क्या, उसका उल्टा हो जाएगा माइनस संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या माइनस में है वह संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस में। यानी कि कोई संख्या ऋणात्मक में है तो वह उसका योग प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा। कोई संख्या अगर धनात्मक में है उसका योग प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा। इसी को कहा जाता है योग प्रतिलोम। चाहे वह योग प्रतिलोम वाली संख्या भिन्न के रूप में हो या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या के रूप में हो उसका योग प्रतिलोम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर -2/7 का योग प्रतिलोम जो होगा तो -2/7 का योग प्रतिलोम तो 2/7 हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है, ना कि इसका कुछ और हो जाएगा। -2/7 है, माइनस दोनों के लिए, हालांकि 2 के लिए नहीं है, माइनस जो है दोनों के लिए है। तो -2/7 का मान चलिए ये बॉक्स में कोई संख्या है उसका उल्टा क्या होगा प्लस ला होगा, प्लस लिख दिए इसका। आइए योग प्रतिलोम, तो यहाँ पर एक थ्योरी आपको है माइनस में लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आइए बताते हैं। कोई संख्या का अगर उसमें 1 से गुना करे
अगर आंसर 1 आ जाए तो उसका योज्य प्रतिलोम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए 1/1 हो गया। तो क्या कीजिएगा इसमें, देखिए काटिएगा तो इसका -1, इसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वह क्या होगा, वह होगा क्या, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करिए। किसी विद्यार्थी का क्वेश्चन हम लिए हैं, इस पे विद्यार्थी के नामों पे नहीं जाना है। ये हम कॉपी चेक कर चुके हैं, ये कॉपी चेक किया गया है, हम ही चेक किए हैं, कोई और चेक नहीं किया है। ठीक है, आइए -5 -4 का मान क्या है, बच्चा वाला सवाल है एकदम, कि 3 नंबर में कह रहा है कि -5 और -4 बराबर क्या होगा। देखिए कोई संख्या बोले माइनस में, -a कोई संख्या है और -b आपका ले, b कोई प्लस वाला संख्या, सवाल आपका माइनस से है, ये आपका दर्शाता है। देखिए कोई संख्या माइनस में है और दो संख्या माइनस में, क्या हो जाता है, यानी कि दो संख्या आपस में जुड़ जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और -5 रुपया कर्जा में, 5 4 रुपया कर्जा में, 5 4 कितना रुपया, 9 रुपया कर्जा में, इसका जो हो जाएगा एग्जैक्ट मान क्या हो जाएगा, -9 इसका हो जाएगा। ना कि आप ये नहीं कर दीजिएगा कि 9, अगर +9 कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलिए आपका सवाल है कि वर्ग अंतराल 225 250 की उच्च सीमा क्या होती है। देखिए 3 नंबर में वर्ग अंतराल आपको दिया गया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम लोग इंग्लिश में CI कहते हैं। क्या कहते हैं, CI। चलिए ठीक है, आइए इसको जानते हैं CI में क्या आता है। क्लास इंटरवल क्या होता है इसका, आइए 225 और 250 का उच्च सीमा क्या होगा, ये उच्च सीमा निकालना है। तो उच्च सीमा, आइए परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है कि उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा होता है। ठीक है, निम्न सीमा होता है। तो यहाँ कह रहा है इसकी दूसरा, तो इसमें बताइए कि उच्च सीमा कौन है, उच्च सीमा ये हो जाएगा, निम्न सीमा ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, 250। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250, उच्च सीमा इसका 250 हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्तंभ अ का ब के साथ मिलान के लिए, इसमें आपको पता है कि वर्ग का सिंबल जो होता है, पहला है आपका वर्ग, वर्ग के बारे में तो आपको पता होगा, वर्ग के बारे में, वर्ग का सिंबल आपको क्या परिभाषा है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि एक कोई भुजा आती है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा उसका होता है, क्या होता है, भुजा उसका होता है। इसीलिए तो वर्ग इस तरह से होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी। ठीक है, 2 नंबर में दिया गया है आपको बेलन, 2 नंबर में क्या दिया गया है, बेलन। देखिए बेलन जो आपका होता है, कभी आप लोग बचपन में बम्मा खाए होंगे, ठीक है, या यूँ नहीं कहे तो आप पूल देखे होंगे या कॉर्क वगैरह देखे होंगे, उसमें बम्मा टाइप का होता है। कैसे होगा, इस टाइप का, 2 रेखिक होगा और उसका जो अंतिम वाला भाग होगा खुला खुला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये बम्मा वाला, बचपन में आप लोग बम्मा खाया होंगे, ठीक है, पापा जिसको बोलते हैं वो खाया होंगे। आइए आयत है, 3 नंबर में क्या कहा, आयत, आयत का परिभाषा जो जानते होंगे वह खटाक से पहचान लेंगे। आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। आयत में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई। आइए तो आयत में क्या होता है, आयत का जो लंबाई चौड़ाई होती है, तो ये आयत में परिभाषा होता है कि आमने सामने की भुजा उसकी बराबर होती है। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, अगर यह 20 है तो यह भी 20 होगा, अगर यह 10 है तो यह भी 10 होगा। आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और ये आपस में बराबर होंगे। तो वैसी वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की दो भुजा समांतर समांतर और बराबर समान माप के हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और चौथा नंबर में क्वेश्चन है कि समलम चतुर्भुज। ठीक है, समलम, आइए समलम चतुर्भुज का निकालते हैं। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज का जो हो जाता है, समलम चतुर्भुज का जो हो जाता है वह आपका क्या हो जाएगा,
एकदम पक्का 285 दो आदमी जाए आदमी एक तो समलम चतुर्भुज का जो हो जाएगा उसका क्या होगा ये। समलम चतुर्भुज में क्या होती है, समलम चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होती है और दो जो समांतर होता है और तीसरी जो होती है अनडिफरेंटली होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये समलम चतुर्भुज होगा, इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ऐसा इस टाइप का समलम चतुर्भुज बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पंचभुज में किसमें 3 नंबर का एक विकर्ण है कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो पंचभुज बनाते हैं पहले हम। ये देखिए ये पंचभुज हम बना लेते हैं, पंचभुज हम बना लेते हैं, पंचभुज बना लिए। और इसमें आपको जो है ये पंचभुज हो गया। पंचभुज मतलब क्या है, 5 भुजाओं से घिरे उत्तल बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरे उत्तल बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, पंचभुज। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा हो गया। और पंचभुज में विकर्ण खींचना, हम विकर्ण खींच के दिखाते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आइए हम विकर्ण को खींच के दिखाते हैं। विकर्ण खींचते हैं, यहाँ से खींचेंगे आप क्या कीजिएगा, यहाँ खींचेगा एक विकर्ण, 2 विकर्ण, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से 3 विकर्ण। ठीक है, हो गया। और आप देखिए यहाँ से 4 विकर्ण और यहाँ से 5 विकर्ण। तो पंचभुज में टोटल कितने विकर्ण हो गया, पंचभुज में टोटल आपका 5 विकर्ण हो गया। कितने विकर्ण हो गया, 5 विकर्ण हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 16 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 16 का वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। आइए 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, वर्ग नहीं पूछ रहा है। 16 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल पूछ रहा है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये आपका। यानी कि 16 का जो वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, यही पूछ रहा है आपको। ठीक है, आइए एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग पासा देखे होंगे, एक पासा में विषम संख्या कितना होगा। पासा जो एक पासा को फेंकिएगा, एक पासा में टोटल कितने घटना घटेगी। एक पासा में एक पासा यानी कि लूडो का छक्का, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा यानी लूडो का छक्का को फेंकने पर कि विषम संख्या। चलिए लूडो का छक्का में आप लोग तो खेले होंगे, 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। आप बताइए इसमें विषम संख्या कौन कौन होती है। ये आपका विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। तो 1 2 3, तो 1 2 3 3। और एक पासा में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता तो 3/2 होगी। टोटल घटना 2 घटेगी इसमें और 3/2 आपका आंसर हो गया। 4 नंबर में कह रहा है कि एक सम संख्या का वर्ग हमेशा सम क्या होता है। आपको पता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। जैसे 24 का देंगे, 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 576 होता है, जो एक सम संख्या है। यानी कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है कि सम संख्या का वर्ग बराबर एक सम संख्या, बराबर भी क्या होता है, एक सम संख्या होता है। ये हमेशा रखिएगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। अगर घन वाला चैप्टर में पढ़िएगा वो भी बता देते हैं, तो घन में जाइएगा तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। ये बात भी क्लियर कर दिए। आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक टी शर्ट का मूल्य 250 रुपया तथा बिक्री कर 4% है, बिक्री कर 4% है, तो बिक्री कर रुपया में क्या होगा। तो बिक्री कर रुपया में निकालना, आइए निकालते हैं। क्या नंबर का है, 4 नंबर का 1। आइए शर्ट का क्या है, शर्ट का मूल्य कितना है, शर्ट का मूल्य है 250 रुपया। और टैक्स कितना है इसका, बिक्री कर कितना है, टैक्स जिसको बोलते हैं, तो बिक्री कर उसका है 4%। हम क्या करेंगे, 250 का पहले 4% निकाल लेंगे। बिक्री कर का मतलब यह होता है कि किसी धनराशि पर कोई वस्तु अगर खरीदिएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 4% का टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स का बात कर रहे हैं। 250 का 4% निकालेंगे, 100 कट जाएगा आपका, और 1 0 1 0 खत्म हो गया। और इसके बाद 2 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 5 5 25, यानी कि 10 रुपया निकल गया बिक्री कर। तो बिक्री कर यानी कि आपका 10 रुपया, 4% बन गया, क्या होगा 10 रुपया। तो टोटल मूल्य हो गया, कुल मूल्य हो गया इसका, कुल मूल्य कीजिएगा
तो 250 रुपया जो वर्तमान मूल्य था और 10 रुपया जो टैक्स बना वो, तो 260 रुपया ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हो गया उसका कुल मूल्य। आइए, यदि मूलधन पी दर आर तथा समय टी को सूचित करता है तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। एकदम इजी सवाल है, काफी इजी सवाल है। क्या आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है कि पी गुना आर गुना टी, पी गुना आर गुना टी बटा 100। यानी इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दर बटा 100, यही आपका हो गया। इसी चीज को याद रखना है, हमेशा फॉर्मूला याद रखिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x इंटू एक्स प्लस 1 तथा x प्लस 2 है तो उसकी परिमिति क्या होगी। त्रिभुज की परिमिति होती है, त्रिभुज की परिमिति होती है तीनों भुजा का योग। क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है। तो तीन भुजा आपको कौन कौन दिया गया है, प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 दिया गया। ठीक है, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे 1 कुछ नहीं होगा। आइए, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। देखिए, मान के चलिए कि मेरा या आपका वर्तमान उम्र x है, तो 3 वर्ष बाद, जब ये 3 वर्ष बाद कहेगा, इसका मतलब 3 वर्ष उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद इसका कितना आ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, जो x का मान आएगा वो आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए नहीं कह रहा, ऑब्जेक्टिव को ही बनाया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह कि कोई आदमी की मान के चलिए कि कोई आदमी का उम्र अभी वर्तमान उम्र जो है 20 साल है, और कह देगा कि 3 साल बाद उसका उम्र कितना होगा, तो 3 साल बाद 3 साल उसमें जुड़ जाएगा। तो 20 प्लस 3, मान चलिए एक्स का मान 20 आया, तो 3 साल बाद 20 3 टोटल 23 वर्ष हो गया। ये एग्जाम्पल था, इसका कोई लेना देना है नहीं, बताया कि एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान चलिए किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र x है, तो 3 साल बाद पूछ रहा है, तो 3 साल बाद उसका कितना आ जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए, अब आते सरल समीकरण 1 का उपयोग करते हुए 3x² का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इनमें से कईयों स्टूडेंट को जिसको पता नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। आइए, a का स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो इसको a माने इसको b माने, तो a और b, तो इसको करेंगे 3x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x² इंटू 2। ये पॉइंट जो देख रहे हैं, पॉइंट को पॉइंट नहीं समझिएगा, ये मैथ की भाषा में इसको एक तरफ से गुना लिया जाता है, इसका मतलब गुना है। कोई विद्यार्थी पॉइंट नहीं समझिएगा, हम क्लियर कर दिए। तो 3x का स्क्वायर करें, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x पर पावर m का होल पावर n, तो क्या होता है x पर पावर m इंटू n। तो आइए, 2 दूना क्या होता है 4, 9x 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तिया 6 दूना 12 और x² तो था ही, ये आपका आंसर हो गया। कितना विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानता। याद रखिएगा कि 9.9वां चैप्टर जो बीजीय व्यंजक है आपका, उसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको फार्मूला जो दिया हुआ है, सारे फार्मूला को आपको रखना होगा दिमाग में, याद रखना पड़ेगा, तब तो आपका सवाल बनेगा। यहाँ आते हैं, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, हम कुछ बेहतरीन ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका मिनट में दिया गया है। चाल को x माना गया है और समय को y माना गया है। आइए, चाल देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण जो होता है मेरा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण जो होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का जो सूत्र होता है, विचरण का सूत्र होता है कि x1 y1 बराबर x2 y2। देखिए यहाँ पर हमको x1 दिया गया कितना 4 गुना y1 कितना दिया गया, नहीं दिया गया, y1 निकालना है। x2 हमको दिया गया कितना 8 और x2 y2 कितना दिया गया 40। चलिए, y1 के साथ 4 इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 8 गुना 40 बटा 4 कर देंगे, 4 दाही 40, तो y1 का मान कितना आया, y1 का मान 80 आया। कितना आया, 80 आया, तो y1 का मान 80 आया। आइए, तो निकल गया मेरा। आइए, y1 का मान 80, अब इसका निकालना है। चलिए, जब हम लोग y1 निकल गया तो हम x2 y2 से निकाल लेंगे, फिर व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो पुनः
पुनः लिख लेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचलन से कर्मानुपाती विचलन से हम निकाल लेंगे इसको। तो विचलन से निकाल लेंगे तो इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें x2y2 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे x2y2 बराबर x3y3 कर देंगे। ठीक है, तो x2y2 कितना दिया गया 8 गुना 40 दिया गया हमको, और x3 हमको कितना दिया है 64 गुना y3 हमको नहीं दिया गया है, तो हम y3 क्या करेंगे निकाल। ये मेरा y है, ये क्या है y है, इसको आप लोग 4 नहीं समझिएगा, y है। आइए तो देखिए 8 गुना 40 बटा 64 इधर भागा में उधर गुना में उधर जाके क्या आ जाएगा भागा में बराबर क्या आ जाएगा y3। तो काट देंगे इसको 8 8 64 8 पंचा 40, तो y3 का मान कितना आया 5। ठीक है, y3 का मान 5, ये आपका क्या हो गया, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर आपका यहाँ आ गया। तो ये विद्यार्थी जो बनाया ये विद्यार्थी का सही है, इसीलिए इसको 2 नंबर इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो विद्यार्थी इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं किया है, जबकि इसको सॉल्यूशन करना था, डायरेक्ट लिख दिया है, सॉल्यूशन के लिए नंबर मिला था इस पर। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे वो अभी बेहतरीन अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या 600 पूर्ण घन संख्या है, अगर नहीं देखिए 600 हम निकाल लेते हैं, 2 से 300, 2 से 150, फिर 2 से लगाएंगे 75, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएगा तो 25 या 75, फिर 5 से लगाएंगे 5 50 25, क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 2 का जोड़ा तो ठीक है, 5 5 का जोड़ा ठीक है, लेकिन क्या ये 2 3 लग पाता है, नहीं पूरा पूरा जोड़ा नहीं लगा। इसका मतलब जो है कि 600 क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। 3 3 का जोड़ा तो लग गया, इसका भी 3 चाहिए, इसका भी 3 चाहिए, घन पूछ रहा है इसीलिए, तो घन में 3 3 का जोड़ा लगता है तो घन नहीं है, ये क्या है ये पूर्ण घन नहीं है। जब ये 3 3 का जोड़ा लगता 3 3 का जोड़ा लग जाता, इसमें से एगो बाहर, इसमें से एगो बाहर, इसमें से एगो बाहर, तब ये पूर्ण घन हो जाता, लेकिन 3 3 का जोड़ा नहीं लगा इसीलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये सवाल करा कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये विद्यार्थी का बहुत ही अच्छा सवाल से बनाया है कि बेलनाकार लकड़ी की लड़की लिख दिया है, सॉरी ये लकड़ी हो यहाँ पर, लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस आर। 2 पाई r का मैं बैठा दिया, निकल गया आपका 5632 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया आंसर। ये विद्यार्थी का बिल्कुल सही है और विद्यार्थी को हमने नंबर दिया, हालांकि इसने कुछ गलती किया इसीलिए इसको 3 नंबर मिला। आइए इसको हल करना है, इसको जो यह हल किया है यह भी एकदम बिल्कुल सही हल की है, बिल्कुल सही हल की है, यह विद्यार्थी का सही है। x+5 आपका क्या होगा आंसर होगा, और हालांकि इसने क्वेश्चन में कुछ मार्जिन किया है इसीलिए इसको मतलब नहीं मिला उस तरह से। आइए 6000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकलना हो CI, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू बड़ी को शुरू 1 प्लस R बटे 100 होल n -1। आइए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका सूत्र बैठा देंगे तो 6000 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है, R का मान 10 बटा 100, ठीक है, n का मान कितना है 3 वर्ष -1 कर देंगे। आइए 6000 गुना 10 का 10 110 बटा कितना कर देंगे 100 हो जाएगा, -1 कर देंगे। देखिए 1 0 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 सॉरी यहाँ क्यूब है, इसको क्यूब करें तब कटाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब को 3 बार 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 और -1 तो था ही मेरा। आइए इससे 2 0, इससे 2 0 खत्म हो गया। आइए इससे 1 0, इससे 1 0 खत्म हो गया, इससे 1 0, इससे 1 0 खत्म हो गया, समझे, तो सबसे 1 1 0 खत्म हो गया। आइए इससे भी 1 0 क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो 3 0 था यहाँ पे, तो 3 0 खत्म हो गया, तो 6 गुना क्या हो जाएगा मेरा 6 गुना 111 1331 माइनस क्या हो जाएगा 1331, 6 गुना 1331 -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 1986 रुपया आपका क्या हो जाएगा
आंसर निकला। इस प्रकार से आपका क्लास 8 का बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था वह क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि सवाल तो बना लेते हैं, सवाल का जो फॉर्मूला दिया था बुक का थ्योरी पढ़िए। जो भी विद्यार्थी क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, अब तो ख़त्म हो गया, जो करने वाले हैं वह विद्यार्थी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तब तक जो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है पढ़िए, लेकिन उससे उस विद्यार्थी उस टीचर्स को बोले हमको कॉन्सेप्ट बताए। सवाल तो एक्सरसाइज तो बन ही जाएगा, जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो किसी न तरह बन ही जाएगा, नहीं बने सर है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाई रहेगा तब ना जाके बनाइएगा ना। इसीलिए पहले आप जो है कि कॉन्सेप्ट के तहत सवाल को बनाइएगा, उसके बाद को तैयार। बुक में बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ था, एक्सरसाइज से पहले थ्योरी रहता है, थ्योरी को समझिए उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए इतना ही गाइडलाइन के साथ कहेंगे। और हाँ, एग्ज़ाम दे दिए हैं, अगले क्लास की तैयारी बेहतरीन ढंग से करने से पहले क्लास 8 का जो भी चीज़ है उसको बढ़िया से उल्टा के देख लीजिए। जितने भी फार्मूला है, त्रिकोमेट्री का है, ज्योमेट्री का है, उसके बाद आपको बहुलक का फार्मूला, ये माध्य का आंकड़ा प्रबंधक और व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। और वो रूट वाला जो सवाल बताए थे, रूट वाला सवाल अगर किसी को याद होगा वो कर लीजिएगा। एवं प्रकार के सारे वीडियो आपको किसी न किसी रूप से मिलते जाएंगे। आप लोग इसी चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को साझा करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।